Very good evening to all of you. Welcome to the class. Today we'll start with theory of production and cost. Now theory of production and cost जो है बेटा वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा वाला चैप्टर है. ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन मेंटल शिफ्ट जो हमें करना होता है वो ये है कि वी हैव टू एंश्योर कि हम लोग एक कंज्यूमर की तरह ना सोच के अब एक प्रोड्यूसर की तरह सोचें. नाउ हम लोग एक प्रोड्यूसर है, हमें ये जानना है. देखो कंज्यूमर बिहेवियर में हमने ये देख लिया कि मैं मेरी यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ. प्रोड्यूसर बिहेवियर में मुझे ये देखना है कि मैं अपना प्रोडक्शन या अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ. गेट द पॉइंट बेटा? यस. नाउ इकोनॉमिक्स में वी आर कंसर्न विद रिसोर्सेज ऑल्सो एंड वी आर कंसर्न विद द मनी ऑल्सो. जो थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है ये चैप्टर आपको दोनों सिखाता है. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर दिस चैप्टर इज दैट थियोरी ऑफ प्रोडक्शन विल टॉक अबाउट फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड थियोरी ऑफ कॉस्ट विल नॉट टॉक अबाउट द आउटपुट बट अबाउट द मनी. ठीक है, तो थियोरी ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलता है? थियोरी ऑफ प्रोडक्शन बोलता है कि यश गिवन क्वांटिटी में व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आई कैन गेट. आई एम लाइक तेरे को मैक्सिमम आउटपुट क्यों चाहिए? इज लाइक देख, पहले तो रिसोर्सेज आर स्केर्स, दूसरा आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट. तो मुझे मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिल सकता है वो जानना है, या फिर मेरा डिजायर्ड आउटपुट जो चाहिए मुझे उसके लिए मैं मिनिमम क्या क्वांटिटी यूज कर सकता हूं. समझे? जो है उसका मैक्सिमम कैसे निकालूं या जो चाहिए उसको मिनिमम में कैसे मैं लाऊं. These are the two questions answered by the production function. सर प्रोडक्शन फंक्शन मतलब बेटा मैंने आपको बताया था, फंक्शन मतलब रिलेशनशिप. ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये रिश्ता कौन से दो चीजों के बीच में है? बिटवीन माय इनपुट्स एंड माय आउटपुट्स. अब एक बात बताओ, आउटपुट इनपुट के हिसाब से आएगा कि इनपुट आउटपुट के हिसाब से आएगा? एग्जैक्टली. सो आउटपुट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है सर, एक एग्जाम्पल दो. बेटा डिमांड फंक्शन हमने किया था जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड वाज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कि नहीं? यस. तो यहां पे हमारे जो इनपुट्स होंगे टू फैक्टर्स के, लेबर एंड कैपिटल, उसके बारे में हमको बताया जाएगा और उसके बेसिस पे आउटपुट कैसे चेंज होता है वो बताया जाएगा. तो सर इसको थियोरी ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा प्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं. और सर फिर इसमें जो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, वो सब आता है. बेटा प्रोडक्ट ओवर हियर मींस आउटपुट. सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टोटल आउटपुट, एवरेज आउटपुट एंड मार्जिनल आउटपुट. खाली उसका नाम यूज किया गया है प्रोडक्ट. वो एक प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, वो जो आपका टोटल आउटपुट आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो व्हेन आई एम स्टडीइंग थियोरी ऑफ प्रोडक्शन मेरा कंसर्न पैसा है ही नहीं. मेरा कंसर्न क्या है? मिनिमम आउटपुट में मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाऊं, या मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मैं मिनिमम इनपुट में कैसे लाऊं. ये चीज आंसर करेगा मेरा थियोरी ऑफ प्रोडक्शन. थियोरी ऑफ प्रोडक्शन. अब दूसरी बात वो क्या बोलता है? तीसरी बात वो ये बोलता है कि यश शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में काफी फर्क पड़ जाता है. ठीक है, शॉर्ट रन में तू प्रोपोर्शन चेंज कर सकता है तेरे इनपुट के, मतलब कैपिटल इतना, लेबर इतना, कैपिटल इतना, लेबर इतना, ये सब कर सकता है. एंड वेरी शॉर्ट रन में तो सिर्फ लेबर ही चेंज कर सकता है. बट इन द लॉन्ग रन यू कैन चेंज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. मैंने कहा स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब मेरे पास तो स्केल है. वो इज लाइक नहीं, स्केल मतलब द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन यू आर डूइंग. मैंने कहा मतलब? इज लाइक देख यश, सपोज मैं तेरे को बोलूं कि यश मेरे को 100 कपड़े चाहिए कल के कल और तेरी कैपेसिटी है 50 की, तो तू कर सकता है? नहीं. मैं बोलूं यश 6 महीने बाद मेरे को हर रोज तेरे से 100 शर्ट्स चाहिए, तो तू कर सकता है? मैं लाइक हाँ, मैं नया मशीन लेके आ जाएगा, या तो और एक मशीन लगाएगा या तो नया मशीन लेके आ जाएगा. इज लाइक बस यही होता है चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन. तो तुझे 6 महीने चाहिए ना, नई जगह ढूंढेगा, नया मशीन ढूंढेगा, ऑर्डर देगा, ये वो करेगा. लाइक बस यही है. तो जब भी तू लॉन्ग रन का सोचेगा तू स्केल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पाएगा. कैपिटल भी चेंज होगा, लेबर भी चेंज होगा. आई एम लाइक यार तू कैपिटल क्या बोल रहा है बार बार? इसलिए कैपिटल मतलब फिजिकल कैपिटल, तेरा मशीनरी, तेरे प्लांट्स, तेरे फैक्ट्रीज, तेरे इंस्टॉलेशंस, ये सब. तो तू उनको भी चेंज कर सकता है और तू नंबर ऑफ लेबर्स को भी चेंज कर सकता है.
इन द लॉन्ग रन तेरे सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, तो तू सब कुछ चेंज कर सकता है, बट इन द शॉर्ट रन तू मशीन्स वगैरह तुरंत नहीं ला सकता, मजदूर वगैरह ज्यादा लगा सकता है। समझा बेटू? यस। सो टू कंक्लूड सर, हम लोग क्या पढ़ने वाले इसमें? 3 चीजें। पहला, हाउ टू गेट मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम इनपुट और डिजायर्ड आउटपुट इन मिनिमम इनपुट, ठीक है। दूसरा, द कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज आइसो क्वांट्स। सर आइसो क्वांट्स मतलब? आइसो मतलब इक्वल, क्वांट्स मतलब क्वांटिटी, आइसो क्वांट्स। तो आइसो क्वांट में क्या होता है सर? समथिंग लाइक इनडिफरेंस कर्व, बट इसमें एक ही चीज है, हम प्रोड्यूसर की साइड से सोचते हैं। क्या होता है क्या नहीं, जब आएगा तब देखते हैं। आर वी क्लियर बेटा? यस, ओके। विद दैट लेट अस बिगिन एंड अंडरस्टैंड क्या हो रहा है क्या नहीं। सो जेम्स बेट एंड जे.आर. पार्किंसन ने प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई डिमांड। ये हमको डेफिनेशन दिया हुआ है। प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स, ठीक है। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और एडिशन टू यूटिलिटी। ये वाला पॉइंट याद रखना। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सर इसका मतलब क्या होता है, समझो बेटा, ठीक है। मुझे पता है कि जो यूटिलिटी है ना, इसका मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यस और नो बेटा? यस, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब बेटा मैं एक लॉग ऑफ वुड लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे कुछ काम का नहीं है, बट जब मैं इसमें प्रोडक्शन करता हूँ और इसका मैं बनाता हूँ बेंच, तो ये मेरे बच्चों की वांट को सेटिस्फाई करता है टू सिट इन द क्लास एंड स्टडी। ओके, लॉग ऑफ वुड कैन नॉट डू दैट। ओके, लॉग ऑफ वुड कैन बी यूज्ड फॉर फायर, यस, बट उसको भी तोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उस पर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यस, तो प्रोडक्शन जो है बेटा वो किसी भी चीज में यूटिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल उसमें जब जाता है तो फिनिश गुड बाहर आता है। ओके, तो प्रोडक्शन इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी का जनरेशन। सर जनरेशन मतलब क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएट करना। आर वी क्लियर? यस बेटा। राइट नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग टीचिंग सर्विसेज फॉर यू। तुम्हारी जो वांट है टू स्टडी इकोनॉमिक्स, उसको मैं सेटिस्फाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो आई एम प्रोड्यूसिंग टीचिंग सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग यू यूटिलिटी। आपको यूटिलिटी कैसे मिलेगी? इकोनॉमिक्स समझ आके। मेरा प्रोडक्शन कैसे होगा? आपको इकोनॉमिक्स सिखा के। क्लियर बेटू? यस। हितिक्षा बेटा मैं बोल रहा हूँ तब बुक में पढ़ रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो बच्चा। ओके, चलो। नाउ प्रोडक्शन function relationship between physical inputs and physical output. Maximum amount of output that can be produced with given quantities in the existing state of technology. सर क्यों existing state of technology? बेटा मैंने अभी तो कहा कि मेरा अभी जो मशीन है वो 50 ही बना सकता है टी शर्ट्स, बट अगर मैं नया बड़ा मशीन लाया तो 100 भी बन सकता है। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आउटपुट भी चेंज हो सकता है ना। तो टेक्नोलॉजी शुड रिमेन द सेम, टेक्नोलॉजी शुड रिमेन द सेम। ओके, production function gives minimum quantity of various inputs that are required to yield a given quantity of output. क्या हमने 2 और 3 ये दोनों पॉइंट समझे थे चैप्टर चालू करने के पहले? यस बेटा, बस। अब देखो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो ये दो इकोनॉमिस्ट ने हमको दिया था। ऑल आइज ऑन द बोर्ड, ऑल आइज ऑन द बोर्ड। ये जो इक्वेशन है ना बेटा, ये इक्वेशन कैसे काम करता है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसका काम यूजुअली हमको रिटर्न्स ऑन स्केल मेजर करने में आता है। मतलब जब हम लॉन्ग रन में हम हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं तब ये काम आता है। इसमें के जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है आपकी टेक्नोलॉजी का, और ए जो है वो आपका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ योर फैक्टर्स है। जो एल है वो लेबर है, सी है वो कैपिटल है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है इसको ध्यान से समझो, ठीक है, ताकि आपको कभी भी इसका कुछ भी आए तो यू नो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विल बी द टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट इनटू
माई लेबर ऑफ ए इंटू माई कैपिटल ऑफ 1 माइनस ए, बराबर। ये फंक्शन मैंने लिख लिया, यस। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ 100 यूनिट्स का, तो नहीं 100 नहीं लेता, 50 ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 50 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसमें जो मेरा लेबर है ना वो 60% कंट्रीब्यूट करता है, तो कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 40%, यस और नो? तो मेरा जो ए है दैट विल बी 0.6 एंड 1 माइनस ए विल बी 0.4, ठीक है। तो लेट्स से मेरा जो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है वो है 2, ओके। मतलब जो भी मैं इनपुट या आउटपुट का रेशियो डालूंगा उसको टेक्नोलॉजी ट्वाइस कर देगा, ठीक है। मेरे पास 10 लेबरर्स है, हु विल कंट्रीब्यूट 0.6 टू द प्रोसेस, एंड मेरे पास 5 मशीन्स है विच विल कंट्रीब्यूट 0.4 टू द आउटपुट, ठीक है। अब इसका आंसर निकालते हैं। 10 to the power 0.6, पावर है मेरा बच्चा, ठीक है। 10 to the power 0.6 is 3.98, so 2 into 3.9810 है, हाँ, तो 3.98107, ठीक है। एंड 5 to the power 0.4 is 1.90365, okay. So 1.90365, एक मिनट बच्चा, इंटू 3.98107 is 7.57 into 2. So my output will be 15.157128, ठीक है। अब बेटा अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ। अभी समझो मैंने स्केल ऑफ प्रोडक्शन डबल कर दिया, ठीक है। मतलब नाउ आई विल पुट 20 लेबरर्स एंड 10 मशीन्स, ठीक है। 20 लेबरर्स एंड 10 मशीन्स, तो 20 to the power 0.6 will give me 2 into 6.03418 into 10 to the power 0.4. 10 to the power 0.4 is 2.511886, ठीक है। तो मेरा आंसर आता है 2 इंटू 6.03418 इंटू 2.511886, तो मेरा आंसर आता है 31.859757। यस और नो? यस और नो बेटा? यस। तो मैं देख सकता हूँ कि जब मैं ये करता हूँ तो मेरे फैक्टर्स डबल करने पे मेरा प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, सर आपको कैसे पता? बेटा जब मैं इस अमाउंट को डिवाइड बाई 2 करता हूँ ना तो आंसर आता है 15.9 समथिंग। मेरा ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो है 15.17, मतलब डबल से थोड़ा ज़्यादा है, यस और नो? भले पॉइंट्स में ज़्यादा है बट ज़्यादा तो है ना। तो वो क्या बोलेंगे कि भाई जो इसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज मोर देन 1, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग स्केल्स ऑफ रिटर्न। बच्चा इसको एक्चुअली जब करने बैठते हैं ना तो आंसर आता है 36 पॉइंट समथिंग एंड 89 पॉइंट समथिंग, बराबर है, वही आता है। बट अभी ना वो मैथमेटिकल में क्लैरिटी देने जाता हूँ ना तो मेरे बच्चों के पास पावर वाला कैल्सी नहीं है, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में तू करेगा ना तो आंसर आएगा 36 और 89। यस, वही आ रहा है ना? हाँ एग्जैक्टली मेरा बच्चा।
I've already done that. बट तू समझ, वो मसाला है, वो मुर्गी नहीं है, मेरे को मुर्गी पे फोकस करने का है, ठीक है? हाँ, बट यस, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप करोगे, जैसा मैंने मंथन के बताने के पहले आपको बताया, ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर 36 पॉइंट समथिंग आता है, सेकेंड पार्ट का आंसर 89 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है? एंड दैट टेल्स यू कि भाई जो आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो मोर देन डबल है, मोर देन डबल है, मतलब आपके दोनों फैक्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन वन. ओके, सो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अगर ये दोनों इक्वल है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड ए प्लस बी लेस देन वन आए तो डिक्रीजिंग या नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है बेटा, ये हमको सब क्या कब काम आएगा सर? आपको लॉ ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ये सब काम आएगा. तो सर आपने अभी क्यों बताया? क्योंकि बेटा कॉप डगलस फंक्शन यहां पे दिया हुआ है. आप आगे क्वेश्चन मार्क में जाओ, मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है? साइंटिफिक कैलकुलेटर पे 36 और 89 आएगा, ठीक है? क्या कैलकुलेशन हमको आएगा सर एग्जाम में? नहीं आएगा बेटा, ठीक है? इसलिए मैंने अभी सिंपल कैलसी पे किया ताकि आप लोग के दिमाग में जाए, ठीक है? बट M2 थैंक यू. क्लियर है बेटा? यस. फिर मैंने आपको कहा था, स्लीपी हितेंद्र को भी कहा था और स्लेप्ट ऑफ हितिक्षा को कहा था कि भाई हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2 पार्ट्स में चलेगा, ठीक है बेटा? यू वांट टू गो स्प्लैश स्प्लैश, जा, ठीक है? शॉर्ट रन लॉन्ग रन याद है ना बच्चों? हितिक्षा, शॉर्ट रन लॉन्ग रन याद है ना? ठीक है. सो शॉर्ट रन में ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज केप्ट कांस्टेंट और फिक्स्ड. मतलब मैं कैपिटल या मशीन्स नहीं बढ़ा सकता, मैं सिर्फ लेबर्स वगैरह बढ़ा सकता हूँ. इन द लॉन्ग रन देर इज नो फिक्स फैक्टर. लॉन्ग रन में मेरा प्लानिंग होराइजन कुछ भी हो सकता है और सारी चीज़ें चेंज हो सकती है. वेरिएबल मतलब सारी चीज़ें चेंज हो सकती है. ए हितेंद्र, लाइन मत मारना बेटा, पढ़ाई कर. लाइन मार मार के हालत हो गई है, लाइन मारना छोड़ दे. ठीक है? प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली, इसलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. प्रोडक्शन इज चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली, दैट इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. दैट इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है बेटू? यस. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल गया था ना. लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है? बोल ना. That is not necessary ना बेटा. I'll only increase it if I need it. तो that's why maybe यहाँ नहीं आई पो. हाँ, अरे वेरी गुड. आओ स्प्लैश स्प्लैश आओ. पानी चलेगा. मतलब कोई चाहता ही नहीं है कि तू जागे. ओ मारा बच्चा, स्पेयर भी नहीं. ओ बाप रे. એટલે અપાર્ટ ફ્રોમ મમ્મી તને આજે તે ધોશે. ઓકે બેટા, લેટ્સ ડુ વન થિંગ. You close your eyes and you put your head down. ठीक है? Whenever there is something that you need to see, like the diagram of total product and all, we'll see. Otherwise you listen, you make your decision. Okay? I will not bother you for the day. ठीक है? And I will throw you out of the window. Okay? ત્યાં છે ને? Okay? Assumptions. It is related to a particular unit of time. The technical knowledge remains constant. The factors are divisible into viable units. The producer is using the best technique available. Now, let us understand this, bacha. Okay? Firstly, you remember, no? When I say product, what do I mean? Output. Okay? Whenever I say product, I actually mean output. So when I said total product, so that is nothing but sum total of all the marginal product. Do we know this? Yes. है ना? TUMU के है ना? वैसे ही कनेक्शन बैठेगा. ठीक है? वैसे ही कनेक्शन बैठेगा. Then what is marginal product? It is marginal product. Nth marginal product is total product up to n minus total product of n minus 1. Or it is the change in total product upon change in variable factors. Change in variable factors. ठीक है? Then average product क्या है?
हमने एपीसी किया था, एपीसी एपीएस वैसे ही, ठीक है। अब तक हमारा कितना प्रोडक्ट बना है, ठीक है। या आपको एवरेज मार्क्स निकालो तो आप क्या करते हो, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यस। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स। आर वी क्लियर? यस बेटा। तो ये हमारे 3 फॉर्मूला होते हैं। अब आपने सुना होगा कि व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट, या फिर उल्टा बताता हूं, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग एंड इट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट विल राइज। बोर्ड पे देखो, बुक में नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई बुक नहीं, बोर्ड पे देखो, ठीक है। देन व्हेन marginal product is falling and it is less than average product, at that point average product is falling, yes. And lastly, when marginal product is equal to average product is highest। ये आपने सुना है कि नहीं? yes, ऐसा कुछ याद है, कुछ याद है ऐसा, yes। तो ये है बच्चा। नाउ ऐसा क्यों होता है उसको समझने के मुझे एक एग्जाम्पल लेना था, ठीक है। हमें ये तो पता है कि ये सब होता है, बट ऐसा क्यों होता है ना, मुझे इसका लॉजिक आपको एक बार समझाना था, ताकि आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज ना हो कि क्या होगा क्या नहीं। ओके, लेट्स टेक मंथन। ओके, अभी M1 है, उसने इंग्लिश में स्कोर किया 90 आउट ऑफ 100, ठीक है। व्हाट इज हिज मार्जिनल मार्क्स? 90। What are his average marks? 90. What are his total marks? 90. स्कोर कितना किया, ठीक है। अब आता है मैथ्स, ठीक है। लेट्स से बच्चा मैथ्स में ही स्कोर्स 96, मैथ्स में ही स्कोर्स 96। नाउ बेटा इन दिस केस हिज मार्जिनल प्रोडक्ट इज 96, total product is 186 and average product is 93. Do we agree? 90 plus 96 divided by 2, 2 subjects, divide by 2. TP is total of 90 plus 96, right beta? Then let's say आता है history. Okay, history में he gets 99. Okay, history में he gets 99. Now in this case beta his marginal product is 99, average product अभी निकालते हैं 95, and the total product is 6 plus 9 5, 285, बराबर? यस। तो बच्चा आप देख सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट को बढ़ना पड़ता है एवरेज प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। क्या ये एक पॉइंट हम अग्री करते हैं? यस बेटा, ओके। अब सेकेंड पॉइंट, लेट्स से उसका अभी आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ही गेट्स 90 मार्क्स, इकोनॉमिक्स में ही गेट्स 90 मार्क्स। इन दिस केस बेटा हिज मार्जिनल प्रोडक्ट इज 90, एवरेज प्रोडक्ट अपन निकालते हैं 93.75 and the total product 375. ओके, अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्ट वेंट डाउन बाय 9 मार्क्स बट एवरेज प्रोडक्ट ओनली वेंट डाउन बाय 1.25 मार्क्स, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट तो अलग बात है, यस। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक बढ़ रहा था हमारा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट गिर गया तो एवरेज प्रोडक्ट भी गिरा, बट उतना नहीं गिरा, ठीक है। लेट्स ऐड वन मोर सब्जेक्ट, लेट्स से अकाउंट्स है। अकाउंट्स में ही अगेन गेट्स 90, ही अगेन गेट्स 90। तो मेरा MP हो गया 90, AP हो गया 93, TP हो गया 465। बेटा आप देख सकते हो कि इवन दो MP इज कांस्टेंट, AP गिर गया क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए।
तो सर आप कहना क्या चाहते हो? बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल थिंग इज़ दैट मुझे इतना मेरे 12 साल के एजुकेशन में पता चल गया है कि अगर मेरे एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स उससे कम आए तो मेरा ओवरऑल मार्क्स का एवरेज गिर जाएगा, और अगर मुझे पहले पेपर से ज़्यादा सेकंड पेपर में आया तो मेरा ओवरऑल परसेंटेज बढ़ जाएगा. डू वी अग्री ऑन दिस? यस. अगर मेरे तीसरे पेपर में और भी ज़्यादा मार्क्स आए तो मेरा एवरेज और बढ़ जाएगा. बट हम सबके लाइफ में एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें काफ़ी हम लोग को कम मार्क्स आ जाते हैं और हमारा ओवरऑल एवरेज गिर जाता है. डू वी अग्री? यस बेटा, है ना. मेरा 10th में ऐसा हुआ था, इंग्लिश की वजह से परसेंटेज नीचे गया था. राइट, देयर इज ऑलवेज वन सब्जेक्ट. तो ये ना एमपी एपी हमारे आसपास हो रहा है, बस हमारा ध्यान नहीं है. ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है सर? बेटा एक चीज़ याद रखना, जब जब आपका हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स ऊपर जाएगा ना तो ही आपका एवरेज मार्क्स ऊपर जाएगा. अगर आपका नेक्स्ट पेपर का मार्क्स कम आया तो आपका नेक्स्ट पेपर का एवरेज भी कम आएगा, नेक्स्ट पेपर का एवरेज भी कम आएगा. बट एमपी को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा एपी को थोड़ा ऊपर लेने के लिए, और एमपी को बहुत नीचे जाना पड़ेगा एपी को थोड़ा नीचे लेने के लिए. क्यों? क्योंकि एवरेज धड़म से नहीं गिरता है. एवरेज धड़म से नहीं गिरता है क्योंकि उसमें पिछले मार्क्स का भी टोटल है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट धड़म से गिरेगा क्योंकि वो अकेला है. ठीक है, आप माउंटेन पे खड़े हो, 6 लोग रस्सी बांध के हो, एक का पैर फिसला, गिरेगा नहीं, लड़खड़ा जाएगा. बट एक ही बंदा है, रस्सी वस्सी कुछ नहीं है, पीछे पकड़ने वाला कोई नहीं है, गिरा तो गया बस. समझे बेटा? यस. तो ये लॉजिक हमें याद रखना है ताकि जब हम एमपी और एपी के जो क्वेश्चन है वो करें ना, तब हम क्वेश्चन मार्क में ना रहे कि अब क्या होएगा. तुम्हें पता ही है कि एमपी कर्व ऊपर रहेगा तो ही एपी कर्व ऊपर आएगा. जैसे एमपी कर्व नीचे जाना चालू करेगा एपी कर्व भी हल्का हल्का नीचे जाएगा. मतलब मेरा एमपी कर्व ऐसे जाएगा तो मेरा एपी कर्व ऐसे जाएगा. मतलब एमपी बढ़ने में भी ज्यादा, एमपी गिरने में भी ज्यादा. ठीक है? यस. Don't focus on that. Don't focus on that. It is just an example. Okay? Just an example. Are we clear? Yes, beta. And there will be one point where AP is equals to MP. और उसके बाद MP गिरना शुरू कर देगा और AP भी गिरना शुरू कर देगा. But of course, MP will have to go up to pull AP up, और MP will have to go down to pull AP down. क्लियर है? लॉजिक समझा है ना? मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स ज्यादा गिरेगा तो ही मेरा एवरेज नीचे आएगा, और मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स और ज्यादा आया मेरे करंट मार्क्स से तो ही मेरा ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा. बस ये याद रखना. ये याद रख लोगे तो आपको एमपी एपी में, एमसी एसी में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा. वरना पूरा टाइम ये चैप्टर में सारे बच्चे एक ही चीज रोते रहते हैं, सर एमपी एपी का बिहेवियर नहीं समझ रहा है, सर ग्राफ्स बहुत सारे हैं, सर एमसी एसी कैसे बिहेव करेगा, कैसे याद रहेगा. सिंपल अभी याद रहेगा. यस, मेरा एपी कर्व तभी ऊपर जाएगा जब हमारे मार्क्स बढ़ते जाएंगे, और मेरा एपी कर्व तभी नीचे आएगा जब मेरे नेक्स्ट मार्क्स कम होने लगे. समझे बेटा? यस. बस ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है. ठीक है, चलो. एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, रिलेशनशिप देखो. व्हेन एपी राइजेस एमपी ऑल्सो राइजेस, बट एमपी इज मोर देन एपी. सर ऐसा कुछ आपने भी लिखा था? हाँ बेटा लिखा था, ये देखो ये रहा. ठीक है, फिर व्हेन एपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल टू एपी. सर आपने ऐसा कुछ लिखा था? हाँ बेटा लिखा था. एपी इज हाईएस्ट लिखा था सर ने, बराबर. फिर सर when AP falls MP also falls, but MP is less than AP. MP गिरेगा तो AP भी गिरेगा, but AP कम गिरेगा. लिखा हुआ है बेटा? Yes, and AP starts falling. There may be a situation when MP decreases and AP increases, but opposite never happens. Opposite never happens. ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, बस इसको मार्क करके रख देना. इसमें ज़्यादा मत पढ़ो, हमें इसको समझने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है बेटा. अब आप लोग टोटल प्रोडक्ट को कंप्लीटली इग्नोर करोगे.
ठीक है, जस्ट ये दोनों कॉलम पे फोकस करो, ठीक है। M2 डू इट विथ मी, ठीक है। मेरा जो फर्स्ट मार्क्स है बेटा उतना ही मेरा एवरेज होगा, यस बेटा, जो मेरे वेरी फर्स्ट मार्क्स है वही मेरा वेरी फर्स्ट एवरेज होएगा, यस, ओके। फिर मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स बढ़ गया तो मेरा ओवरऑल एवरेज बढ़ गया, मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट का मार्क और बढ़ गया तो मेरा ओवरऑल एवरेज बढ़ गया, मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट का मार्क घट गया तो मेरा एवरेज अचानक से नहीं गिरेगा बट बढ़ेगा भी नहीं, अचानक से गिरेगा भी नहीं बट धड़म से गिरेगा भी नहीं, बट फिर और कम मार्क्स आते गए और कम मार्क्स आते गए और कम मार्क्स आते गए तो बेटा मेरा एवरेज गिरता जाएगा कि नहीं, यस, तो बस वही है, MP is equals to AP when AP is maximum. Both are increasing तो MP AP को ऊपर खींचेगा, both are decreasing MP AP को नीचे खींचेगा, एंड जहां पे MU is 0 TU is maximum, वैसे ही MP is 0 तो TP is maximum। मस्का चस्का गया कि गया, गया ना, यस। अच्छा मेरे को एक चीज सच सच बताओ, मेरी तारीफ करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, बट MP AP का ऐसा रिलेशन समझा था कभी, बैठा था दिमाग में, लेक्चर हाँ M1 समझा था, वेरी नाइस। चलो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम। हाँ बेटू, AP नहीं बेटा, AP नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ मार्क्स तो आए हैं मेरे को, है ना, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोडक्शन कैन बी 0 बट नॉट नेगेटिव, ठीक है बच्चा। चलो अब बेटा यहाँ पे देखो, प्लीज फोकस ऑन दिस डायग्राम, ठीक है। ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जिसके बाद हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमको तब तक आते हैं जब तक MP इज इक्वल्स टू AP, यस, MP इज इक्वल्स टू AP, मतलब MP इज मैक्सिमम, ओके। नाउ बेटा उसके बाद आता है हमारा स्टेज 2। स्टेज 2 तब तक चलता है जब तक MP 0 नहीं हो जाता, MP 0 नहीं हो जाता। स्टेज 3 में हमारा TP फॉल कर रहा है और MP नेगेटिव हो गया है। तो क्वेश्चन आता है कि एक प्रोड्यूसर को कहाँ तक प्रोड्यूस करना चाहिए, तो आइडियली हम बोलेंगे भाई इंक्रीजिंग रिटर्न्स तक कर, बट बेटा मुझे मैक्सिमाइज करना है ना मेरा आउटपुट, ठीक है। मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं मिल रहे बट इंक्रीज्ड रिटर्न्स तो मिल रहे ना। देखो मेरा एक मशीन है, उसे मैंने एक बंदे को बिठाया तो 10 यूनिट्स बढ़े, 2 बंदे को बिठाया तो 30 यूनिट्स बढ़े, और तीसरे बंदे को बिठाया तो 40 यूनिट्स बढ़ गए। तो 10, 30 एंड 40 80 यूनिट्स मेरे को 3 लगा के मिल गए। अब चौथा लगा है ना तब खाली 30 मिले, पांचवा लगा है ना तब सिर्फ 20 मिले, और छठा लगा है ना तब सिर्फ और 10 मिले। अरे बट और 10 तो मिल रहे हैं ना, यस और नो, यस। जब तक एक और लेबर लगा के मशीन पे मेरे को 10, 20, 30 कुछ भी एडिशनल मार्जिनल प्रोडक्ट मिल रहा है तो मैं लगाएगा ही ना उस लेबर को, यस और नो, मैं लगाएगा ही उसको, है कि नहीं। बस वही बात है, आई विल डू अंटिल लेबर लगाने पे मेरा ओवरऑल आउटपुट नेगेटिव ना हो जाए। नेगेटिव मतलब गिर ना जाए, घट ना जाए, तब तक लगाते रहेंगे। सो स्टेज 2 वेर TP इज मैक्सिमम, MP इज 0, तब तक हम प्रोडक्शन करेंगे। सो आइडियली एनी रैशनल प्रोड्यूसर विल वांट टू प्रोड्यूस अप टू स्टेज 2, अप टू स्टेज 2। समझा बेटा, यस, ओके। नाउ ये रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है, हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। MP कर्व डिक्लाइन स्टीपली देन AP, ऑब्वियसली क्योंकि MP नीचे जाएगा तभी वो AP को नीचे खींच पाएगा। आपका नेक्स्ट पेपर का मार्क्स एकदम नीचे गया तो ही आपका ओवरऑल एवरेज नीचे जा पाएगा ना, यस। द पॉइंट ऑन TP कर्व व्हेन MP इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बोलता है कि इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन ओनली, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, मतलब सिर्फ लेबर।
हमारे मशीन पे जब हमने लेबर बढ़ाया तो हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स और फिर डिक्रीज्ड या नेगेटिव रिटर्न्स मिल जाएंगे. एक्सप्लेनेशन, फुल यूज ऑफ फिक्स्ड इंडिविजिबल फैक्टर्स. अभी देखो ये क्लासरूम इमेजिन कर लो, ठीक है. अप अनटू पॉइंट में जब तक बच्चे भरते जाऊंगा मेरा क्लासरूम ज़्यादा ज़्यादा यूज हो रहा है. यस, तो मेरा क्लास है जिसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता अरे बच्चे कम बैठे चलो पार्टीशन गिरा देते दूसरा लेक्चर चालू कर देते. वैसा कर सकता हूँ मैं? नहीं. तो मुझे पूरा क्लास भरने तक काम करना है. तो पूरा क्लास जितना भरेगा मेरा ओवरऑल कॉस्ट उतना नीचे जाएगा. एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स मतलब अब हर एक फैक्टर मशीन का अलग अलग हिस्सा संभाल रहा है. एक इनपुट डाल रहा है, एक चीज़ें भर रहा है, दूसरा चीज़ें पैक कर रहा है, चौथा चीज़ें बॉक्स में डाल रहा है. तो चारों अलग अलग काम कर रहे हैं. तो दे कैन स्पेशलाइज इन देयर ओन वे. यस, नो स्केर्सिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर मतलब जो पहले एक बंदा भाग भाग के सारी चीज़ें कर रहा था वो अब नहीं करनी पड़ेगी. रीचिंग द राइट कॉम्बिनेशन. यस, मतलब जितने बंदे चाहिए उतना. अभी आप सपोज करो, ठीक है, एक टैंक है, मिलिट्री टैंक, उसको चलाने के लिए 5 लोग चाहिए. एक देखता है, एक गोली भरता है, एक गोली शूट करता है, एक टैंक चलाता है और एक नेविगेशन के लिए होता है. इसमें से अगर एक भी बंदा मिसिंग होगा तो एक बंदे को 2 काम करने पड़ेंगे. तो क्या इतना एफिशिएंटली हो पाएगा? नहीं. तो क्या इतना आउटपुट आएगा? नहीं. टैंक मार खा जाएगा. यस और नो बेटा? यस. तो वो है. अब फिक्स फैक्टर स्टेज 2 में ज़्यादा ही भरने लगा है. वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे के साथ पंचायत कर रहे, काम इतना नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग हो रहे हैं. इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. देखो सपोज मेरा मशीन है, ठीक है, अभी मेरी बाइक है. ऑलराइट, बाइक मेरे को यहाँ से घर लेके जाती है 1 घंटे में. अब बाइक की जगह पे मैं 50 मैराथन रनर्स को हायर करता हूँ कि आप सब रस्सी बांध दो और आप लोग मेरी गाड़ी को खींच के लेके जाओगे. मैं एक मस्त व्हील वाली गाड़ी में बैठ जाएगा और आप खींच के मेरे को घर पे लेके जाओगे. ठीक है, वो लेके भी जाएंगे बट आपको लगता है 1 घंटे में पहुंचा पाएंगे? नहीं. मेरा घर यहाँ से 21 किलोमीटर है, हाफ मैराथन है, बट क्या वो लेके जा पाएंगे उतनी एफिशिएंसी जितना बाइक लेके जाता है? नहीं. तो उसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. क्या आप कैपिटल के बदले लोग लगा सकते हो, लेबर लगा सकते हो, बट लेबर उस एफिशिएंसी पे काम नहीं कर सकता जितने पे कैपिटल करता है. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. रॉन्ग कॉम्बिनेशन. बहुत सारी चीजों पे टू मच पीपल, टू मेनी पीपल भी हो सकता है. स्टेज 3 में वेरिएबल फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है. मशीन में टैंक में 5 लोगों की जगह 8 लोग ठूस दिए गए. ड्यू टू दिस टोटल आउटपुट फॉल्स इंस्टेड ऑफ राइजिंग. इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स. ठीक है, लॉस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट्स इन रॉन्ग रन ओनली. ठीक है, द बिहेवियर ऑफ आउटपुट कॉन्सिक्वेंट टू चेंज इन क्वांटिटीज ऑफ ऑल फैक्टर इनपुट्स in the same proportion, that is keeping the factor proportion unaltered, is known as return to scale. Increasing returns क्या होता है? जब इनपुट 10% से बढ़ा है तो आउटपुट 20 से बढ़ गया. Diminishing returns क्या होता है? इनपुट 10 से बढ़ा है बट आउटपुट सिर्फ 5 से बढ़ा. और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? इनपुट 10 बढ़ा है तो आउटपुट भी 10 बढ़ गया. ठीक है, ये इसके 3 मेजर्स होते हैं. अभी होता क्यों है? बिकॉज ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज. इंटरनल इकोनॉमीज मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे मिलने वाला फ़ायदा, लेबर स्पेशलाइजेशन, क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिलना, सप्लायर के साथ ज़्यादा बार्गेनिंग पावर मिलना एंड मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाना. फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पर्सन रख पाना. अब छोटा सा प्रोडक्शन है तो परचेज, सेल, डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन सब एक ही बंदा करेगा. बहुत ऑपरेशन अगर बड़ा है तो प्रोडक्शन अलग, परचेज अलग, सेल्स अलग कर सकते हैं ना. यस, वो ठीक है. देन एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर एक्सप्लेन. चीपर रॉ मटेरियल मिल जाना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्किल्ड लेबर मिल जाना, एंसिलरी सेक्टर, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग. मतलब ऐसे फायदे जो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आ रहे हैं, ऐसे फायदे जो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आ रहे हैं. एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी, प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस लग गए, वो सारे. मतलब ऐसा नुकसान जो मेरे प्रोडक्शन को हो रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से. Are we clear? Yes? चलो. Now बेटा, ISO means equal, quants means quantity. Okay? An iso quant is a curve
that shows all combination of inputs that yield the same level of output. सर ऐसा हमने कुछ तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, कुछ तो पढ़ा था बेटा। आपने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जहाँ मैंने पापा को बोला था कि अब 10 कुरकुरे और 5 लेस, या 8 कुरकुरे और 7 लेस, या 5 कुरकुरे और 10 लेस लेके आओगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पे एज अ कंज्यूमर मैं सोच रहा था यूटिलिटी का, अब मैं यहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर सोच रहा हूँ। एज अ प्रोड्यूसर क्या सोच रहा हूँ कि मेरे को 100 यूनिट्स बनाने, वो मैं बना सकता हूँ 1 मशीन और 10 बंदों के साथ, 2 मशीन और 7 बंदों के साथ, 3 मशीन और 5 बंदों के साथ, 4 मशीन और 2 बंदों के साथ। बट मेरा टोटल आउटपुट जो आएगा वो 100 यूनिट्स ही आएगा। मतलब क्या सर? मतलब बेटा हम क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कैपिटल और लेबर का, जिससे हमारा ओवरऑल आउटपुट सेम ही आए। इंडिफरेंस में हम क्या कर रहे थे, दोनों क्वांटिटी ऐसी जिसमें हमारा यूटिलिटी सेम आए। यहां पे दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा जिसमें हमारा आउटपुट सेम आए। बट सर उसमें तो MRS था, यहां पे MRTS क्यों है? बिकॉज बेटा वहां पे था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, लॉजिक रिमेन्स द सेम। 9 कैपिटल हो गए 6 और लेबर हो गया 5 से 10। ठीक है, तो चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर, तो ये आ गया 9 - 6 is 3 and 5 is 5, तो 0.6, 3 divided by 5 0.6। और हम यहाँ पे भी सर ये तो सेम ही पैटर्न है, जैसे जैसे लेबर बढ़ते गया वो कैपिटल कम करते गया। यस बेटा, क्योंकि पहले उसके पास लेबर कम थे तो और कैपिटल ज्यादा था, तो कैपिटल की बहुत वैल्यू थी। सर हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? फूड एंड क्लोथिंग का। पहले मेरे पास क्लोथिंग बहुत था, फूड एक ही था, तो मैंने बहुत सारे कपड़े दे दिए। बट अब मेरे पास क्लोथिंग भी कम हो गया है, तो क्लोथिंग की वैल्यू बढ़ गई, और फूड भी आ गया है, तो फूड की वांटिंग वैल्यू कम हो गई। याद आया? यस बोल बच्चा। हाँ, ना चालू जा। ओके, थैंक यू। आर वी क्लियर? यस। अब बेटा तुम देख सकते हो कि अगर लेबर बढ़ा तो कैपिटल घटेगा, और कैपिटल बढ़ा तो लेबर घटेगा। सर क्यों ऐसा? दोनों को बढ़ने दो ना। बेटा बढ़ने दे सकते हैं, बट फिर आउटपुट सेम नहीं रहेगा ना। तुम 10 कुरकुरे और 10 लेस खाओगे और 12 कुरकुरे और 12 लेस खाओगे, तो सेम यूटिलिटी मिल सकता है? नहीं। तो तुम 10 लेबर और 10 कैपिटल लगा दोगे और 12 कैपिटल और 12 लेबर लगा दोगे, तो सेम आउटपुट मिल सकता है क्या? नहीं। हमारा काम क्या है? आउटपुट बदलना नहीं चाहिए। तो आउटपुट कैसे नहीं बदलेगा? जितना कैपिटल घटा के मेरा प्रोडक्शन घट जाता, उतना लेबर बढ़ा के मेरा बढ़ गया। जितना लेबर कम करके मेरा प्रोडक्शन कम हो जाता, उतना मैंने कैपिटल को बढ़ा के बढ़ा दिया। ओके M2? यस। ओके बच्चा, तो दे आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन टू शो कि भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। नेगेटिवली स्लोप्ड है। डू नॉट टच आइदर एक्सिस। क्यों? क्योंकि मुझे मिनिमम कैपिटल का 1 यूनिट और लेबर का 1 यूनिट लेना ही पड़ेगा, दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। आइसोक्वांट्स नीड नॉट बी पैरेलल। क्यों? क्योंकि 2 आइसोक्वांट्स मेरे को सेम आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, देन 2 आइसोक्वांट्स कैन नॉट कट ईच अदर। आइसोक्वांट्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग। एन आइसोक्वांट लाइंग अबव एंड टू द राइट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट। हमें पता है ये हायर लेवल ऑफ आउटपुट है, ये हायर, ये हायर, ये हायर। ठीक है, आइसोक्वांट्स नीड नॉट बी पैरेलल, मतलब एक्सिस वगैरह जो भी है उससे कोई भी वो पैरेलल होना जरूरी नहीं है। एंड दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, 10 कैपिटल 10 लेबर एंड 12 कैपिटल एंड 10 लेबर सेम आउटपुट दे रहा है। पॉसिबल नथी छे, पॉसिबल नथी छे। देन सर इक्वल कॉस्ट लाइन क्या है? बेटा हमारा बजट लाइन था ना। यस, वैसे प्रोड्यूसर के पास भी एक फिक्स बजट होता है, प्रोड्यूसर का भी एक बजट होता है ना, फैक्टर्स खरीदने का, फैक्टर्स अप्लाई करने का। तो वो तो सर इसमें हम क्या करेंगे? बेटा सेम, जहां पे भी हमारा कर्व इंटरसेक्ट करेगा वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला आउटपुट तो मैं इस लेवल पे भी ले सकता था, तो मैं इतना क्यों दूं? मैं वो लूंगा जो उसको टेंजेंट है, मैं वो लूंगा जो उसको टेंजेंट है। सर डिट्टो कॉपी पेस्ट, डिट्टो कॉपी पेस्ट, डिट्टो कॉपी पेस्ट। ठीक है बेटा, ये रहा तुम्हारा पॉइंट नंबर C।
डिट्टो कॉपी पेस्ट लाइक आईडीसी, बट वो कंज्यूमर का था, ये प्रोड्यूसर का है। वहां पे बजट लाइन था, यहाँ पे कॉस्ट लाइन है। वहां पे इनडिफरेंस का होता, यहाँ पे आइसो क्वांट है, बस। ठीक है, सो this is obtained by combining firms production and cost function, namely isoquants and isocost. Isoquants represent technical conditions for a product and isocosts represent the level of cost. ठीक है, together this can help firm optimize its production. मतलब what is the maximum output they can get with a given cost. ठीक है, which will help them to maximize profit, which will help them to maximize profit. Speed बराबर गया दिमाग में, पक्का, perfect. Now we move on to the second unit, that is theory of cost. Now theory of cost जो है बेटा वो क्या बताती है? See, the production अभी बराबर, the production theory focused on input and output. It was not concerned with money. It was busy telling you इतने इनपुट में इतना आउटपुट निकाल सकते हैं, या इतना आउटपुट चाहिए तो इतना इनपुट ले सकते हैं. एंड देन एज एन हाउ यू कीप इंक्रीजिंग द वेरिएबल प्रोपोर्शंस और द स्केल, कैसे आपका प्रोडक्शन पैटर्न चेंज होगा और वो क्यों होता है. मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों काम करता है, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स क्यों मिलता है. फिर इंटरनल इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स क्या होती है वो सब भी आपको बताता है. ठीक है, यस. तो ये सारी चीजें हमको लॉ ऑफ थियरी ऑफ प्रोडक्शन बताता है. अब थियरी ऑफ कॉस्ट जो है, थियरी ऑफ कॉस्ट जो है वो हमको बताएगा कि कॉस्ट कैसे बिहेव करती है. मतलब एज एन हाउ यू कीप गोइंग प्रोड्यूसिंग, हाउ डज द कॉस्ट बिहेव. ठीक है. नाउ business decisions are generally on cost of production, that is the money value of input and output considered. You see beta, पहले क्या था, quantity of input and output. Now it is what, the cost. In other words, cost analysis is concerned with financial aspects of production, not with the physical or the input or output, but the cost. ठीक है. Types of cost हम लोग अपना मॉड्यूल से करेंगे. चलो क्वाइट क्वाइट. चलो मॉड्यूल नहीं बेटा, सॉरी मैं गलती से मॉड्यूल बोला, ये अपना बुक सितंबर 25 वाला बुक. ठीक है, जो तुम्हारे पास नहीं है. ओके, कहीं नहीं, बोर्ड पर जो बस. ओके, सो फर्स्ट यू हैव द अकाउंटिंग और द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट मतलब दैट यू कैन आउटराइट कैलकुलेट, इट इज समथिंग दैट गोज आउट ऑफ द पॉकेट. ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अकाउंटिंग कॉस्ट, क्योंकि अकाउंट्स में यही कॉस्ट ली जाती है. इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट आपने इनकर नहीं की है, बट आपने उसके लिए इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ एक्सपेंस किया होता. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे बच्चों को मेरे क्लास में सिखा रहा हूँ तो आई एम नॉट पेइंग रेंट, बट आई वुड हैव टू पे रेंट नो इफ द क्लास वॉज रेंटेड. एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं मेरा क्लास मेरी सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरा क्लास किसी और को नहीं दे सकता. मेरे को वो भाड़े का नुकसान हो रहा है ना. Yes, the rent I am not getting because I am using my own class. The rent that I am not getting because I am using my own class. That. Okay? Cost which is incurred by an entrepreneur on factors which are owned by him. ठीक है? This is not recorded in the books of accounts. Economic cost is दोनों cost का total. ठीक है? This is only accounting. But economic बोलता है implicit cost भी ले भाई. आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व्स एक्चुअल आउटले ऑफ फंड्स. आउटले मतलब एक्सपेंडिचर और आउटफ्लो. ठीक है, नोन एज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस ऑफ और लॉस ऑफ ऑल्टरनेटिव. वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव नोन एज ट्रेड ऑफ फॉरगॉन कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, 4 टन्स ब्रोकली, 6 टन्स पोटैटोज, 5 टन्स ऑनियंस. यस, जिसका भी वैल्यू मार्केट में ज्यादा होता, दैट बिकम्स माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. याद है वो एग्जाम्पल? यस बेटू. डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ट्रेसेबल कॉस्ट. मतलब हमें पता चलता है कि ये खर्चा इसके लिए हुआ है. इन प्रोडक्शन ऑफ शू, कॉस्ट ऑफ लेदर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट. मतलब मुझे पता है मैंने कितना लेदर खरीदा इन जूतों के लिए.
इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नॉन ट्रेसेबल. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी पावर चार्जेस. अब पीए का जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो कहना है उसमें से इस कंप्यूटर के यूजेज का कितना आया, नहीं, सबका एक साथ आएगा ना. तो कैन आई ट्रेस इट टू दिस कंप्यूटर, कैन आई टेक द कॉस्ट एंड ट्रेस इट टू दिस कंप्यूटर? नो, आई कैन नॉट. ट्रेस मतलब यू कैन कनेक्ट इट. ओके, ट्रेस मतलब यू कैन कनेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉग होता है, ठीक है, पुलिस का डॉग क्या करता है, वो स्मेल करता है एंड अपने को ट्रेस करता है. तो व्हाट इज इट डूइंग, हम जो भाग के जा रहे थे क्रिमिनल्स, हम लोग की जो स्मेल छूटती है, हमारे डेड स्किन सेल्स जो छूटते हैं वो डॉग के नाक में जाते हैं एंड इट फॉलोज द ट्रेल. सो वो एक जो रस्सी जैसा, एक इनविजिबल रस्सी जो उसके नाक बना रही है वो उसको फॉलो करता है. यस, तो उसको ट्रेसेबल बोलते हैं. मतलब एक चीज़ को मैं दूसरे चीज़ के साथ कनेक्शन में बिठा सकता हूँ, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्शन में बिठा सकता हूँ. आर वी क्लियर बेटा? यस, ओके. इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट जैसा. इट रेफर्स टू टोटल एडिशन कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस. Sunk cost, cost which has already been incurred for one purpose in the past and cannot be recovered. Example, expense on advertisement. ये आपको वापस नहीं मिलेगा, इसका ये sunk मतलब डूब चुका है, ये कॉस्ट वापस नहीं मिलेगा. sunk मतलब डूब चुका है. ओके. Historical cost, the cost which are incurred for purchase of asset may or may not be recovered. Example, machinery and tools. नहीं बेटा, एडवर्टाइजिंग अच्छा इन दैट, हाँ तो चेंज इट. हाँ, यू कैन राइट दिस. ओके. प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो हमको कॉस्ट पड़ा वो. सोशल कॉस्ट ये हमने किस में किया था, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट. पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस. Remember, we were doing that pollution permits. Historical cost मतलब originally the cost I paid. Sunk cost मतलब the cost I paid which I'll never be able to recover. वो डूब गया पैसा. ठीक है. For example, I tell Manthan कि Manthan, my charge is 10,000 rupees if you come by 6 PM today. अगर 6 PM तक आप नहीं आए तो आई विल नेवर रिटर्न दिस 10,000 टू यू. मंथन आता है 6:30 को, पैसा कभी मिलेगा नहीं, डूब गया ना, खत्म. ओके. नो, व्हेन आई परचेस्ड इट बैक इन द पास्ट, व्हाट कॉस्ट डिड आई परचेस इट, हिस्ट्री इन द पास्ट. नो 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 नो, जस्ट तब कितने का परचेस किया था, करंट इनपुट और वो सब रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया. मुझे सिर्फ जानना है तब का कॉस्ट. ठीक है. तूने मेरे को पूछा सर आपने मोबाइल कितने का लिया था, 22,000 का. ठीक है, नहीं 24,500 का. ठीक है, बड़ा वाला स्पेस लिया था ना. ठीक है, तू बोलेगा सर आज इसका कितना मिलेगा, मुझे थोड़ी पता है लिया कितने का था, 24,500 का, ऐसा. ठीक है. फिक्स कॉस्ट में तुम चैंपियन हो अभी. यस बेटा, जो कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ता है इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट. ठीक है. इस क्लास में 50 बच्चे बैठे, 10 बच्चे बैठे, 5 बच्चे बैठे या 100 बच्चे बैठे, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का, मेरे को टीचर का, मेरे को बेंच बनवाने का, ये सब का इंश्योरेंस का कॉस्ट सेम ही आता है. वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट जितना होता है. ठीक है. अब एक बच्चा एडमिशन लेगा तो एक बच्चे को नोट्स देना है, 100 बच्चे एडमिशन लेंगे तो 100 बच्चों को नोट्स देना है. कॉस्ट सेम रहेगा क्या, नहीं, जो भी कॉस्ट है इंटू 100 ना, तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा पे आउट. यस बेटू. सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो एक पॉइंट तक फिक्स्ड है फिर वेरिएबल हो जाती है, एक पॉइंट तक फिक्स्ड है फिर वेरिएबल हो जाती है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन एक्सेट्रा. पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन कैसे सर, बेटा मैंने आपको बोल दिया कि 200 रुपये में मैं आपको महीने का 50 GB दूंगा और उसके ऊपर आप जितना भी MB यूज़ करोगे उस पर 2 पैसा लगेगा. तो हो गया ना, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल. ठीक है. ऐसा प्रिंटिंग प्रेस में भी होता है. आई हैव रिटन अ बुक जो मैंने खुद प्रिंट करवाई थी. ओके. आई रोट दैट बुक एट द एज ऑफ 22. ठीक है. सो व्हेन इट्स इज कॉल्ड द हर्क्यूलियन रेसिपी.
मी टू सुपर मी, ठीक है. मतलब इट इज़ फॉर किड्स, इट इज़ फॉर पीपल हु आर बिटवीन द एज ऑफ 13 to 30 years old, who are struggling to find a right balance between their relationship, work, career, finding their passion, getting the right kind of friends, many other things. उसमें वो कवर करता था मैं. I'll get you a copy. मेरे को याद दिला देना. MRP is 350. हाफ, बस हाफ. अबे हाफ. तेरी जिंदगी बदल रहा हूँ चिंदी, तेरे को 300 रुपये देने को तकलीफ हो रही है. मनी बैक गारंटी के साथ मेरी बुक आती है. लिटरली बुक के पीछे लिखा हुआ है, इफ दिस बुक डजंट हेल्प यू इन एनी वे सेंड इट बैक टू मी विथ ऑल द बैड वर्ड्स पॉसिबल एंड आई विल रिफंड यू डबल द मनी. ठीक है. एनीवे चलो आ जाओ. सो इसमें कैसा था ना बेटा, उन्होंने कहा था कि जब आप 10,000 से ज़्यादा कॉपीज बनवाते हो ना तो वी डू समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल प्रिंट या प्रिंट प्रेस, ऐसा कुछ तो एक वर्ड यूज़ किया था. तो उसमें क्या बोला था, वो लोग मशीन में जैसे न्यूज़पेपर बनता है ना वैसे वाली प्रेस में मेरा बुक का मटेरियल डालेंगे एंड दे विल प्रिंट 10,000 बुक्स लाइक दैट. तो इसलिए बट उसके लिए मिनिमम आपको 10,000 बुक्स का ऑर्डर देना पड़ेगा एंड उससे जितना भी ज़्यादा दो पर 1,000 कॉपीज इतना चार्ज लगेगा. आई थिंक सो अराउंड 6,000. ठीक है. हाँ. देन स्टेयर स्टेप कॉस्ट इज रेम्यूनरेशन गिवन टू फोरमैन और एन अपर हेल्पर रिप्रेजेंट स्टेयर स्टेप कॉस्ट. मतलब इतने लोग तक ये कॉस्ट है तो उतना ही रहेगा. देन इतना पगार मिलेगा, फिर इतने लोगों तक वो इतना ही रहेगा, फिर इतना पगार मिलेगा, इतने लोग तक इतना ही रहेगा. सर बिल्कुल नहीं समझा, हमको एग्जाम्पल दे दो. यस, मैं मंथन को हायर करता हूँ. मैं M1 को बोलता हूँ कि M1 5 लोग हैं, उनको तुझे सुपरविजन करना है. तब तक बिटवीन 1 person to 5 people आई विल गिव यू 10,000. 5 लोग से ज़्यादा बढ़ गए तो अप टू 10 people आई विल गिव यू 20,000. देन अप टू 20 people आई विल गिव यू 30,000. तो 11 लोग हो या 15 लोग हो, मैं उसको कितना दूंगा? 30,000. ठीक है. आर वी क्लियर? यस. हाँ हाँ आएगा आएगा, आगे आएगा, वो आगे आता है. ये टेक्स्ट बुक है ना बच्चा आपका, जो वो है उसमें अलग अलग आता है. ठीक है. एक्सप्लिसिट मतलब जो मैं आउटराइट पे कर रहा हूँ, मैं गिन सकता हूँ. ठीक है. सपोज करो. ठीक है. M2 शट अप. सी बेटा, सो सपोज मेरा वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट है. ओके. नाउ हितेंद्र इज वर्किंग फॉर मी, आई एम गिविंग हिम 100 रुपीज़. जो कैपिटल मैंने लिया है उसके ऊपर आई एम गिविंग इंटरेस्ट ऑफ 10 रुपीज़. जो क्लास मैंने लिया है उसका रेंट है 40 रुपीज़ और जो प्रॉफिट मेरे पास निकल के आता है दैट इज़ 50 रुपीज़. तो टोटल हो गया 200 रुपीज़. यस. अब इम्प्लिसिट कैसा होएगा, हितेंद्र का ही क्लास है. ठीक है. तो हितेंद्र सैलरी नहीं लेता, वो इंटरेस्ट देता है 10 रुपये. रेंट उसको देना नहीं पड़ता क्योंकि उसी का क्लास है. एंड प्रॉफिट उसको आता है 50 रुपये. प्रॉफिट उसको सपोज आता है 50 रुपये. तो हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट तो हो गया 60 रुपये. यस. इकोनॉमिक कॉस्ट, प्रॉफिट कॉस्ट इकोनॉमिक्स में ही बनता है. यस. बट एक्चुअली उसका आउटफ्लो तो 200 होना चाहिए ना. तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ का 40 और यहाँ का 100 वो खुद ही कर रहा है. ठीक है. तो वो क्या बोल रहा है कि यश अगर हम 60 गिनेंगे ना और 200 नहीं गिनेंगे तो हितेंद्र को गलत आइडिया आ रहा है फॉर द प्रॉफिट. हितेंद्र को गलत आइडिया फॉर अ प्रॉफिट. मतलब हितेंद्र ना इसको क्या गिनेगा कि ठीक है मेरा खर्चा 200 रुपये और यहाँ पे लेट्स से 140 रुपीज़ ऐड हो गया ना, तो ये हो जाएगा 190. मतलब हितेंद्र को लगेगा कि वो 190 रुपीज़ बना रहा है, बट एक्चुअली 190 में से 100 उसका वेजेस है, 40 उसको रेंट देना पड़ता.
40 उसको रेंट देना पड़ता। ये तो इसका खुद का क्लास है तो इसको रेंट नहीं देना पड़ रहा है और उसका रेंट बच रहा है। बट मैं इकोनॉमिक्स हूँ, मुझे ये नहीं जानना कि कितना पैसा गया, मुझे ये जानना है कि कितना पैसा जा सकता था, कितना पैसा जा सकता था। तो इवन दो एंटरप्रेन्योर खुद का रिसोर्स यूज कर रहा है, अगर वो ना करता तो उसको कितना देना पड़ता, या अगर वो दूसरे किसी को यूज करने दे देता तो उसको कितना मिलता, वो लिखो। दैट इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट पेइंग इट डजंट मीन यू आर नॉट बेयरिंग इट। गेट द पॉइंट? यस, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट पेइंग इट डजंट मीन यू आर नॉट बेयरिंग इट। ठीक है, यहां पे लिख लो। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट बेयरिंग इट, पेइंग इट डजंट मीन यू आर नॉट बेयरिंग इट। ठीक है बेटा? यस, सपोज पीए का कोई फंक्शन हो रहा है और मेरा एक हॉल है, तो मैं वो हॉल को दे देता हूँ कि पीए आप मेरा हॉल यूज़ करो। तो व्हेन आई डू दैट बेटा, व्हाट एम आई एक्चुअली डूइंग? उस दिन अगर मेरे को कोई और पार्टी मिलती, कोई और लोग मिलते, तो मेरे को हॉल का भाड़ा मिलता ना, बट अब वो मिलेगा नहीं, तो मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट हुआ। क्या हुआ मेरा? यस, आर वी क्लियर? यस, चलो। के स्क्वायर क्लियर? ओके स्क्वायर क्लियर? यस, चलो। चलो नाउ यहाँ पे देखते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमने किया, इम्प्लिसिट हमने किया, इकोनॉमिस्ट अपॉर्चुनिटी किया, ट्रेसेबल नॉन ट्रेसेबल किया, कमिटेड फिक्स कॉस्ट मतलब जो अनअवॉइडेबल है, मतलब हमको देना ही है। जैसे मैंने किसी को सैलरी पे रखा, अब काम हो ना हो, सेल्स हो ना हो, कस्टमर आए ना आए, देना ही पड़ेगा। यस, डिस्क्रेशनरी मतलब वो मेरे चॉइस से है, मेरे चॉइस से है। तो एक बेटर एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे यू कैन टेक रेंट, यहाँ पे यू कैन टेक सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय को तो मैं निकाल सकता हूँ बिजनेस से, दुकान नहीं होगी तो धंधा कैसे करूँगा, तो रेंट बिकम्स माई बियॉन्ड कंट्रोल वाला। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने किया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैंने आपको समझाया था। यस, इनकर्ड फॉर रिप्लेसिंग एन ओल्ड एसेट टुडे। हाँ बेटू, संक कॉस्ट मतलब बच्चा इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इट इज एनी काइंड ऑफ कॉस्ट दैट यू हैव पेड एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने ये क्लास खरीद लिया। ठीक है, अब बिजनेस हो ना हो, क्लास का पैसा वापस आ सकता है? नहीं, वील हैव टू सेल इट एंड एवरीथिंग। अब मैं आपको पूछता हूँ क्लास कितने में खरीदा? आपने बोला सर 10 लाख, तो दैट इज माई हिस्टोरिकल कॉस्ट। नहीं, संक कॉस्ट इज ऑल्सो अमाउंट कि 10 लाख रुपए मेरे को कभी वापस नहीं मिलेंगे। बेटा पर्सपेक्टिव है। 10 लाख रुपए का खर्चा है, क्या वो वापस मिल सकता है? नहीं, तो संक कॉस्ट। मिल सकता है वापस? नहीं, तो संक कॉस्ट। और मैं आपको बोलूं कितने का लिया था ये क्लास, तो भी 10 लाख, तब क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। आई एम आस्किंग यू विल यू गेट दिस मनी आउट, तो इट्स अ संक कॉस्ट। आई एम आस्किंग यू हाउ मच डिड यू परचेस फॉर, तो दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके बेटा? हाँ बच्चा, हाँ, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जो खर्चा मेरे को करना पड़ता, बट क्योंकि मेरे पास वो चीज़ है मुझे नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कर मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, तो मैं उबर करेगा? नहीं, तो अगर मैं उबर चला रहा हूँ, मतलब मेरी गाड़ी को एज उबर यूज कर रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या मैं किसी को भाड़े पे ले सकता हूँ? नहीं, मैं मेरी फैमिली को लेके जा रहा हूँ ना। आई ड्राइव एन उबर। ओके,
That Uber currently I'm using for my family and I'm going from Thane to अंधेरी, जिसका नॉर्मली भाड़ा मेरे को 600 रुपये मिलता, अब मेरी फैमिली देगी 600 रुपये नहीं, तो ये क्या हो गया? 600 रुपये दो तरीके से देख सकता है. पहला, अगर ये उबर मेरी नहीं होती तो मुझे 600 रुपये देने पड़ते, और क्योंकि ये उबर मेरी है मेरे को 600 रुपये नहीं देने पड़े. ये हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट. मतलब एंटरप्रेन्योर ने खुद का रिसोर्स यूज किया है, इसलिए जेब से पैसा नहीं जा रहा है, जेब से पैसा नहीं जा रहा है, बट अगर उसका खुद का रिसोर्स नहीं होता तो इतना पैसा जाता. दैट इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट. पक्का? शुड आई गिव यू वन मोर एग्जांपल? पक्का? ओके, डन डन बच्चा. इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमने किया, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट हमने किया. ऑलराइट बेटा? यस, चलो अभी. हाँ बेटा, प्राइवेट कॉस्ट मैं मैंने कल एग्जांपल दिया था ना फाइनेंस में. ये मैं खिलौना बना रहा हूँ, बराबर? हाँ, मैं 50 रुपीज़ का मेरा खिलौना बनता है, बट उसके वजह से जो फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं उससे आसपास के लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम होती है, तो मेरी सोसाइटी को 10 रुपये का मेडिकल खर्चा आता है मेरे वो प्लास्टिक के फ्यूम से डील करने के लिए. तो सोशल कॉस्ट कितना हो गया? 10 रुपीज़. ठीक है. प्राइवेट कॉस्ट कितना हो गया? 10 रुपीज़. अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, बुढ़ा हो गया हूँ. प्राइवेट कॉस्ट इज 50 रुपीज़, सोशल कॉस्ट इज 10 रुपीज़. ठीक है. मतलब जो मेरी सोसाइटी को बेयर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ मी. ठीक है. यस, किधर गया? हाँ, सी, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. खिलौने बनाने का खर्चा 50 रुपये और एक्सटर्नली 10 रुपये का मेडिकल खर्चा, जो लोग मेरे फैक्ट्री के आसपास रह रहे, तो मेरा सोशल कॉस्ट 60 रुपये. मेरा प्राइवेट कॉस्ट इज मेरा खर्चा टू मेक द टॉय, एक्सटर्नल कॉस्ट इज मेरे टॉय बनाने के वजह से सोसाइटी को होने वाला खर्चा. ऐसा बच्चों, 10 रुपीज इज द एक्सटर्नल कॉस्ट. सोसाइटी को कितना खर्चा करना पड़ रहा है फॉर बिकॉज ऑफ माई एक्टिविटीज, तो 10 रुपये. समझा बेटू? मैं 50 रुपये का खिलौना बना रहा हूँ, मेरा खिलौने बनाने का खर्चा है 50 रुपये. खिलौने बनाते बनाते जो फ्यूम्स निकल रहे, जो टॉक्सिक डिस्चार्ज हो रहा है रिवर में, उसके वजह से सोसाइटी को 10 रुपये का मेडिकल एक्सपेंस आता है. एक्सटर्नल कॉस्ट. इंटरनल कॉस्ट जो खिलौने बनाने का खर्चा है, या प्राइवेट कॉस्ट. एक्सटर्नल कॉस्ट जो सोसाइटी को बेयर करना पड़ रहा है मेरे प्रोडक्शन के वजह से. और सोशल कॉस्ट मतलब सोसाइटी को खिलौना कितने का पड़ा एक्चुअली? 50 रुपये जो यश ने दिए प्लस 10 रुपये जो बाकी लोगों को देने पड़ेंगे, टोटल 60 रुपीज़ का पड़ा. टोटल 60 रुपीज़ का पड़ा. डायरेक्ट कॉस्ट मतलब दैट इज ट्रेसेबल. जैसे ये पेन का खर्चा हुआ 5000 रुपये, आई कैन ट्रेस. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी का बिल इसके वजह से कितना आया? नॉट ट्रेस. ओके बेटू? आर वी क्लियर बेटा? Yes, any other doubts, any other questions, any other cost that you want an example? रिप्लेसमेंट. आज की डेट में ये बॉटल मैंने ली थी 100 रुपये की, आज की डेट में अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है तो इसका मुझे मिल रहा है 60 रुपये, तो 40 रुपीज़ इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. द कॉस्ट आई नीड टू इनकर टू रिप्लेस एन ओल्ड एसेट. ठीक है. इंक्रीमेंटल मतलब द एडिशनल कॉस्ट दैट आई एम इनकरिंग. ठीक है. एंड दूसरा क्या बोला? रिप्लेसमेंट कॉस्ट. जैसे मैंने बॉटल का बोला, ठीक है, या फ़ोन का देते तो फ़ोन का ज़्यादा समझेगा. 24,500 का लिया था, आज इसको बेचने जा रहा हो तो 10,000 मिल रहा है. सो टू गेट अनदर फोन आई हैव टू पे 14,500 रिप्लेसमेंट कॉस्ट. द अमाउंट आई हैव टू पे टू रिप्लेस दिस एसेट इज माई रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ठीक है. नाउ समटाइम्स क्या होता है, हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं 24,500, बट मैं क्या बोलता हूँ 10,000 तो यही फ़ोन मिल रहा है ना, तो मेरे को रिप्लेस करने का खर्चा कितना है? 14,500, जितना उसका डेप्रिसिएशन लगा है. इसलिए हम जब नेशनल इनकम कर रहे थे तब हमने डेप्रिसिएशन को बोला था डेप्रिसिएशन प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस रिप्लेसमेंट कॉस्ट. जितना डेप्रिसिएशन है उतना ही रिप्लेस का कॉस्ट लगेगा. ठीक है. यस बेटा. चलो
लेट्स गेट टू वर्क. ओके, अब पहले यहां पे देखो, फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विथ आउटपुट. डू वी नो दिस? दे आर पीरियड रिलेटेड, मतलब ये टाइम के साथ होती है. एक साल का इतना इंश्योरेंस, एक साल का इतना डेप्रिसिएशन, एक साल का इतना रेंट, वैसा. दे आर टेकन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड नॉट आउटपुट. मतलब वो वक्त के साथ जुड़े हुए, आउटपुट के साथ नहीं. एक साल आप क्लास चलाओ तो भी उतना भाड़ा है, एक साल आप क्लास ना चलाओ तो भी उतना ही भाड़ा है. ठीक है. दे आर इनकर्ड एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट. क्लास में कोई बच्चा आया नहीं आया, उसका भाड़ा तो चालू हो जाएगा. फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट. फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड वाइस वर्सा. लेट मी एक्सप्लेन दिस विथ एन एग्जाम्पल. अरे वो बंद क्यों किया? चलो देखो, अभी सपोज करो, अरे भाई क्या है तेरे को, क्या है क्या तेरे को लाइफ में. ठीक है, मेरा क्लास का भाड़ा है 100 रुपये. ठीक है, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, तो पर स्टूडेंट कितना फिक्स कॉस्ट है? 50 रुपीज़. 100 रुपये मेरे क्लास का रेंट है, 10 बच्चे मेरे क्लास में आ रहे हैं. 10 रुपीज़ इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट. यस, दिस इज नथिंग बट व्हाट आई कॉल एज द एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है. फिर 100 रुपये का मेरा फिक्स कॉस्ट है और 100 बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, तो पर स्टूडेंट 1. तो हम क्लियरली देख सकते हैं बेटा, एज द नंबर ऑफ things increase, this decreases. Are we clear? Yes? Okay. Average fixed cost. हाँ. Okay. Because वही अमाउंट अब ज़्यादा लोगों से डिवाइड हो जाता है ना. ठीक है, इसको कैसे याद रखने का? फिक्स कॉस्ट इज योर आज मम्मी का बनाया हुआ खाना. ठीक है, मम्मी के हाथ का खाना बना है संडे को, और आपके सब दोस्त आते जा रहे. अब तुरंत खाना तो ज़्यादा नहीं बन सकता, तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे पर पर्सन उतना कम खाना हो जाएगा. वैसा ही फिक्स कॉस्ट उतना ही है, जितने ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करेंगे पर पर्सन उतना वो कम हो जाएगा. आर वी क्लियर बेटा? यस. ओके. Variable cost vary based on level of output. They are product related. It's a function of output and not time. ठीक है. सपोज करो क्लास में कोई भी बच्चा नहीं आया, तो मेरा नोट्स प्रिंटिंग का खर्चा आएगा? नहीं. आएगा क्या? नहीं. कब आएगा? Variable cost per output generally remains constant if total variable cost vary proportionately with output. मतलब अगर आउटपुट बढ़ने पे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो ऑलमोस्ट वो पर यूनिट प्रपोर्शन ही रहेगा. एक बच्चे का बुक प्रिंट करवाने का खर्चा 100 रुपये, 100 बच्चों को बुक प्रिंट करवाने का खर्चा 10,000 रुपये, ऐसा. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट. ये अभी आप बुढ़े हो गए पढ़ के. यस बेटा. ओके. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म डिक्लाइंस फर्स्ट. ठीक है, reaches its minimum and then rises. Hence marginal cost firm curve of a firm is U-shaped. मैं आपको एक ही नुस्खा देता हूँ, एक ही नुस्खा याद रखना ग्राफ्स में. ठीक है, हमने एमपी और एपी का ग्राफ बनाया था. हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बनता है, मैक्सिमम पहुँचता है और नेगेटिव जाता है. हमारा एवरेज प्रोडक्ट उसके नीचे बढ़ता है, उसको मिलता है और ऊपर रहता है. आपका जो कॉस्ट कर्व है ना, इसका उल्टा बनेगा. आपका जो कॉस्ट कर्व है ना, इसको उल्टा बनेगा. मतलब इसको ऐसा फ्लिप कर दो, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऐसे जाएगा और आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो, अच्छा सुनो, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो ऊपर है, एवरेज प्रोडक्ट नीचे है. अब मैं इसको ऐसा कर दूँ, तो एवरेज प्रोडक्ट धीरे धीरे गिरेगा. यस. और फिर धीरे धीरे गिरेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा. राइट. तो कट्ठे गयो, देखो ये रहा. ठीक है, समझा बेटू? ये आपका एबीसी कर्व है. ठीक है,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। समझा बेटा? यस, तो ये बात है। तो सर मतलब हमको ग्राफ कैसे याद रखना है? एमपी जैसे जाएगा एमसी वैसे ही जाएगा, एपी जैसे जाएगा एसी भी वैसे ही जाएगा। समझा बेटा? यस, इट्स जस्ट उल्टा। शॉर्ट रन, ठीक है। पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, फिक्स्ड फैक्टर हैव फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल फैक्टर हैव वेरिएबल कॉस्ट. So law of variable proportion applies here. In short run, output can be increased or decreased by changing variable factors, but fixed factors cannot vary. TFC is parallel to x-axis. In the figure given below, even at zero output, fixed cost remains the same in the short run. Example, rent and insurance. ठीक है, ये वाला ठीक है सर। ऐसा और एक कर्व हमने कहीं देखा था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सर ऐसा और एक चीज़ हमने देखा था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ये यहाँ पे ही रहता था हमारा ए, याद है? ऑलराइट बेटा, तो वो है वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट चेंज विद चेंज ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट. इट हैज एन इनवर्स एस शेप एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. इनवर्स एस शेप है ये sp2. ओके, फिगर गिवन बिलो. हाँ बच्चा, ये तो रहा, ठीक है बराबर देखा बच्चा लोग? यस नालायको, इसमें से टीवीसी का है कौन सा जो तुमने देख लिया? क्या चाहिए? वेर इज टीवीसी? वेर इज टीवीसी? नालायक लोग, ठीक है यहाँ पे दिख रहा है, ओ बांगड़ू इधर देख, ठीक है ये देखो, ये स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट दिखाया था ना आपको, ठीक है। इतने आउटपुट तक इतना, इतने आउटपुट तक इतना, इतने आउटपुट तक इतना, इतने आउटपुट तक इतना. अब यहाँ पे देखो, ये रहा तुम्हारा टीवीसी कर्व, इन्वर्टेड एस शेप, ठीक है इन्वर्टेड एस शेप. इन्वर्टेड बेटा, ये एस तो ऐसे होता ना, एस ऐसे लिखता ना, तो इसको इन्वर्ट कर दिया, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इन्वर्टेड. ओके, नाउ टीवीसी कर्व मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व वो ऐसा जा रहा है. टोटल कॉस्ट कर्व, सर टोटल कॉस्ट कर्व भी टीवीसी के जैसा ही जा रहा है बेटा. आपको इसका याद दिलाता हूँ, जहाँ पे हमने कहा था कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई नेशनल इनकम, ओए इधर देख, और ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई, आई रिमेनिंग कांस्टेंट. तो हमने जब डायग्राम बनाया था तब सी ऐसा बन रहा था, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन था, यस और एडी का वैसा बन रहा था. क्यों? ये गैप जो था वो था इन्वेस्टमेंट का, ये गैप जो था वो था इन्वेस्टमेंट का. वैसे ही बेटा टीवीसी कितना भी ऊपर हो जाए, टीएफसी तो फिक्स है, तो हर एक जगह पे ये गैप सेम ही रहेगा. एंड दिस गैप इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस गैप इज इक्वल टू द टोटल फिक्स कॉस्ट. इसलिए पूरा का पूरा कर्व जो है वो उसका कॉपी पेस्ट है, विद द डिफरेंस बीइंग टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व. क्लियर? यस. देखो बेटा है ना टीवीएफसी, ये इतना गैप कांस्टेंट ही है हर एक जगह पे. समझा? यस. ओके बेटा. तो सर फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहता है बेटा. नाम वापस जोर से बोल, फिक्स कॉस्ट का नाम जोर से बोल. फिक्स्ड, तो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड रहता है, इसलिए तो उसका नाम है ना फिक्स्ड. ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है चलो. सेमी वेरिएबल कॉस्ट are neither perfectly variable nor absolute. Example, elasticity. Elasticity charges, अबे electricity. Electricity charges include both a fixed charge and a charge based on consumption. ठीक है, मतलब वो बोलता है यश भाई मिनिमम आपको महीने का 50 रुपये तो कॉस्ट लगेगा ही, और फिर आपने जितना वापरा उतना.
हाँ बेटू, अवॉइडेबल कॉस्ट है ना. अगर मुझे इतना आउटपुट करना ही नहीं है, ठीक है, अगर मुझे बच्चों को नोट्स नहीं देने तो बच्चे का एडमिशन ही नहीं लूंगा. आई कैन अवॉइड इट. कैन आई अवॉइड द क्लासरूम रेंट? नो. ओके, चलो. ओके बेटा, सो मूविंग ऑन. हम लोग का शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व, मतलब शॉर्ट रन में हमारा टोटल कॉस्ट कैसा बिहेव करेगा. It can be noticed that TFC is constant at all levels of output. Can it be noticed? Yes sir, it can be. बोर्ड पे देखो. No notes, no notebook, nothing. Look at the board. TVC increases with increase in output, but rate of increase is changing. ठीक है, पहले बहुत बढ़ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है. Initially, let me explain the whole thing first. Initially TVC increases at a decreasing rate, but after some time it increases at an increasing. मैंने बोला पहले बहुत बढ़ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. Behavior of TVC is determined by law of variable proportion. इसका मतलब क्या है बेटा? जब मेरा आउटपुट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है हर एक लेबर के आने पे, मतलब पहले लेबर से 30 बढ़ा, दूसरे से 40 बढ़ा, तीसरे से 50 बढ़ा, मतलब मेरा आउटपुट जो है वो बड़े बड़े जंप मार रहा है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक एक लेबर का बढ़ रहा है. ठीक है, मतलब पहला लेबर था उसमें 30 का आउटपुट था, दूसरे लेबर ने मेरे को 50 का आउटपुट दिया, मतलब 2 लेबर के खर्चे में मेरा 80 का आउटपुट आ रहा है. 30 + 50. यस. देन तीसरा लेबर लगाया, उससे मेरे को 60 का आउटपुट दिया, मतलब 3 लेबर के खर्चे में आई एम गेटिंग 140 का आउटपुट. यस. तो इनिशियली जब तक मुझे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहा है तब तक मेरा आउटपुट बहुत बढ़ता है, बट वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा ही बढ़ता है. तो वो कर्व ऐसा शांत है. फिर एक बार को नेगेटिव चला जाता है, मतलब आउटपुट अभी 10 से बढ़ रहा है बट कॉस्ट पूरा 1 बढ़ रहा है. फिर आउटपुट -5 से बढ़ रहा है, फिर भी कॉस्ट बढ़ते जाता है. तो यू कैन सी कि एक पॉइंट के बाद कॉस्ट बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है. मतलब अब देखो ना बेटा, इस आउटपुट पे इतना कॉस्ट है और इस आउटपुट पे इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है. समझा? तो ये वो काम कर रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पे. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पे वो काम कर रहा है. जल्दी जा, क्या फटाफट जा. आर वी क्लियर? यस. ओके. देन बच्चा, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट. ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट किस चीज से बनता है सर? टोटल कॉस्ट बनता है टोटल फिक्स कॉस्ट से और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से. बेटा आउटपुट से टीएफसी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा सर. क्या बढ़ रहा है? टीवीसी. अगर टीवीसी बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा. मैं एग्जांपल आपको याद दिलाता हूँ. मैंने मेरे और श्रवण का वेट का एग्जांपल दिया था जब एग्रीगेट डिमांड और सिखा रहा था. मैंने कहा श्रवण का वेट 50 किलो ही रहेगा, तो हम दोनों के वेट में जो ऊपर नीचे हो रहा है वो किसके वेट से होगा? मेरे वेट से. यस. वैसे ही बेटा, वैसे ही टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स है, मतलब वो श्रवण है. ठीक है, वो श्रवण है. बट टीवीसी जो है वो मैं हूं. जितना ज्यादा खाया उतना ज्यादा वजन बढ़ाया, तो जो टोटल वजन बढ़ रहा है मेरे और श्रवण का कंबाइन, वो किसके वजन से बढ़ रहा है? मेरे वजन से. यस और नो? यस बेटा. तो सेम चीज यहां पे कह रहा है. आर वी क्लियर? यस. ओके. TFC curve is a horizontal line starting from y-axis. ठीक है, horizontal line starting from y-axis. क्यों? क्योंकि at zero level of output भी इतना फिक्स कॉस्ट आएगा, इतना फिक्स कॉस्ट आएगा, 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 आएगा. ठीक है. TVC curve is upward sloping. Initially it is flatter, later on it is steeper. क्यों? क्योंकि सर पहले थोड़े थोड़े कॉस्ट में बहुत ज्यादा आउटपुट ऐड हो रहा है, बट बाद में बहुत सारे कॉस्ट में भी थोड़ा सा ही आउटपुट ऐड हो रहा है, तो वो स्टीप चला जाएगा. मतलब इतने पे इतना, इतने पे इतना, बट इतने पे इतना, तो इतने पे इतना. यस. TC कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम y एक्सिस. सर ये क्यों y एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है? समझ में आता है कि फिक्स कॉस्ट वहां से स्टार्ट होना चाहिए, बट टोटल कॉस्ट कर्व क्यों वहां से स्टार्ट होगा? बेटा टोटल कॉस्ट कर्व में आता है ना TFC, आता है कि नहीं? हाँ. तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट भी टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट. नो. क्यों सर? क्योंकि बेटा TVC इज जीरो,
टीवीसी 0 है, बट टोटल कॉस्ट में तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी आएगा ना। अगर वो आएगा तो दोनों आएगा आएगा, समझा? यस, टोटल कॉस्ट जो है बेटा, दैट इज टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये भले 0, ये तो है ना, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, ये तो है ना। यस, तो वो यहां से चलोगा। यस, तू कितना एंथुसियास्टिक थम्स अप दिखा रहा है, एकदम अच्छा। थैंक यू। ओके, आर वी क्लियर? यस बेटू, ओके। चलो नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, अभी हमारा ये वाला जो डायग्राम है वो अपन देखेंगे। ठीक है, अभी एक बात मुझे बताओ, ठीक है, के स्क्वायर, अगर मेरा आउटपुट बढ़ता है तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? अगर मेरा आउटपुट बढ़ता है, ठीक है, मेरा आउटपुट बढ़ता है तो मेरा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है, मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा एएफसी घटेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट घटेगा। ठीक है, देखो बेटा इधर, सर एक ही बंदा है, सॉरी 2 बंदे हैं तो 50 रुपए, 4 बंदे हैं तो 25 रुपए, 10 बंदे हैं तो 10 रुपए। समझा? यस, ओके। ठीक है, अब आ जाओ एवीसी पे। एवीसी कर्व इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। द एवरेज कॉस्ट विल फर्स्ट फॉल, देन रीच अ मिनिमम एंड राइज अगेन। एवरेज प्रोडक्ट का भी ये होता था, फर्स्ट इट राइज्ड, रीच द मैक्सिमम एंड देन फेल। तो एवरेज कॉस्ट उसका उल्टा जाएगा, विल फॉल, रीच मिनिमम एंड गो अप। मैंने आपको बोला है एपी कैसे जाता है, ऐसे, तो एसी कर्व कैसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, एसी कर्व ऐसे जाएगा। सर आप एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को सेम कैसे बोल सकते हो? क्योंकि बेटा कॉस्ट का जो बिहेवियर है वो तो सेम ही रहेगा ना प्रोडक्टिविटी के साथ, इसके लिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है सर, कौन सा कॉस्ट कर्व बोला आपने बेटा? एसी जो है ना वो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना बेटा वो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी है। समझा? यस बेटा, तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है। तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसमें फर्क होता है। सॉरी बच्चा, रुक वापस लिख देता हूँ। एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो एसी कर्व और एवीसी कर्व में ना कई बार अपने को कंफ्यूजन आता है। ठीक है, ऑल राइट सर, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। हाँ बेटा, ठीक है, इट हैज अ यू शेप। ठीक है, देखते हैं हमारा एवीसी कर्व पहले नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा सर? क्योंकि बेटा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उसको नीचे खींच रहा है। सर यहाँ पे भी खींचेगा? हाँ बेटा, आप समझो मेरा बच्चा, आपके पास जो सिर्फ इनपुट आता है ना वो मार्जिनल का ही है, एवरेज तो आप निकालते हो। तुमको तुम्हारे पेपर के मार्क्स आते हैं ना, एवरेज तो तुम निकालते हो। तो कॉस्ट जो है वो तो मार्जिनल कॉस्ट ही है, एवरेज कॉस्ट तो आप निकाल रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एमसी कर्व जो है, एमसी कर्व जो है वो गिर नहीं रहा होगा तो एवरेज गिरेगा क्या? एवरेज गिरेगा क्या? नहीं, एवरेज नहीं गिरेगा ना बच्चा। यस, पक्का? देख मेरा बच्चा, ठीक है, मैं तेरे को मार्जिनल प्रोडक्ट का ही देता हूं। अब जब मेरा एक आदमी था तो 10 यूनिट्स बन रहे थे, 2 आदमी आए तो 40 यूनिट बन रहे। ठीक है, मतलब पर पर्सन एवरेज 20 हो गया, है ना? तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट बढ़ गया और मेरा कॉस्ट घट गया ना। तू समझ, एक आदमी को मैं 100 रुपए दे रहा हूं, ठीक है, फिर को लिख के बताता हूं। मैं एक लेबर को दे रहा हूं 100 रुपए, जिसमें आते मेरे 10 यूनिट्स। ओके, तो मेरा हो गया 10 रुपीज पर यूनिट। यस बेटा, अब मैं दूसरे आदमी को लेता हूं, इसको भी मैं 100 रुपए देता हूं। मेरा आउटपुट इसके वजह से 30 से बढ़ जाता है, तो टोटल आउटपुट कितना हो गया? 40। टोटल खर्चा कितना हो गया? 200। तो 5 पर यूनिट हो गया ना मेरा कॉस्ट। तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट कम हो जाता है। यस,
हाँ, तो स्टार्टिंग में मेरा बच्चा ये जो है, ठीक है, मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। उसने तेरे को बोला कि मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा हूं, मतलब पहले जब तू लेबर बढ़ाएगा तो तेरा आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो तेरा ओवरऑल कॉस्ट नीचे आ जाएगा। मतलब बेटा देखो, यहां पे मेरा खर्चा तो 200 रुपए हो गया, बट आउटपुट ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ गया, तो पर यूनिट मेरा खर्चा कम हो गया, पर यूनिट मेरा खर्चा कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपका खर्चा कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। हाँ, ठीक है, इवन तो खर्चा बढ़ रहा है, एक्चुअली मैं 100 रुपए दे रहा था, अब मैं 200 रुपए दे रहा हूं, बट पर यूनिट कम हो जाता है। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना बच्चा, एवरेज है ना, एवरेज ये नहीं देख रहा कि तू 200 रुपए दे रहा है, एवरेज ये देख रहा है कि तू 10 के लिए 100 दे रहा था, बट अब 40 के लिए सिर्फ 200 देना पड़ रहा है, तो तेरा तो बल्ले बल्ले नीचे थी ऊपर जाए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टार्टिंग में आपको फायदा हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेबर का खर्चा थोड़ा बनाने पे आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर लेबर का खर्चा बढ़ाने पे आउटपुट ओके बढ़ रहा है, फिर लेबर का खर्चा बढ़ाने पे एक्चुअली आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। इसलिए बेटा देख, इस आउटपुट के लिए इतना खर्चा है, बट इस आउटपुट के लिए इतना बड़ा खर्चा है, और यहां पे तो देखेगा तो इतना और इतने का गैप आ जाता है। नहीं, दिस इज 10, दिस इज 5। हाँ, फिर यहाँ पे सपोज वो 3 रुपीज पहुंचेगा, बट फिर वापस चढ़ने लगेगा, वापस चढ़ने लगेगा। ओके, ठीक है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट पे आ जाते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट कब है ना बेटा, आप देख सकते हो, इट स्टार्ट्स वेरी सिमिलर विथ AFC, ठीक है, और वो जाता है ऐसे, आप देखोगे ना इसको एक्सटेंड करके, तो वो ऑलमोस्ट ऐसे मिलने आएंगे। अब क्यों ऐसे मिलने आएंगे सर, क्योंकि बेटा टोटल कॉस्ट जो है बेटा, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट है विल बी इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो रैपिडली गिरते जा रहा है ना, वो हमने जस्ट देखा, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आपका ATC कैसे बिहेव करेगा, आपका ATC स्टार्टिंग में गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बट फिर क्या होएगा, एक पॉइंट पे AFC नीचे जा रहा है और AVC बढ़ते जा रहा है। तो जब AFC नीचे जाना प्रोपोर्शनेटली कम कर देगा AVC के ऊपर जाने से, तो एवरेज आपका कॉस्ट बढ़ने लगेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैं और हितिक्षा टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। ठीक है, अब रस्सी वो खींच रही है, ठीक है, रस्सी वो खींच रही है, तो रस्सी उसकी तरफ जाएगी जाएगी जाएगी। ठीक है, फिर मैं रस्सी खींचने लगता हूं, तो रस्सी मेरे साइड आ जाएगी, आएगी कि नहीं। तो हितिक्षा इज ट्राइंग टू पुल द रस्सी डाउन, तो स्टार्टिंग में वो कर पाती है, बट फिर मेरा वेट बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, तो रस्सी पूरी ऊपर आ जाती है। रस्सी कौन है सर, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है बेटा, देखो एवरेज टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग में इसलिए गिर रहा है क्योंकि AFC जितना धड़म से गिर रहा है ना, उतना AVC नहीं गिर रहा है। और बाद में भी वो क्यों नीचे रहता है, क्योंकि AVC थोड़ा ही बड़ा है, बट अभी भी AFC गिरते जा रहे हैं। बट एक पॉइंट आता है जब AFC का गिरना बहुत कम हो जाता है और AVC का बढ़ना बहुत ज्यादा, तो अब डाउनवर्ड फोर्सेस कम, अपवर्ड फोर्सेस ज्यादा, तो वो ऊपर आ जाता है। यू कैन टेक इट एज अ फ्लाइट ऑल्सो। फ्लाइट का वजन उसको नीचे रखता है और उसका स्पीड उसको उड़ाता है। स्टार्टिंग में वजन बहुत ज्यादा है और स्पीड कम है, तो प्लेन नीचे रहता है, धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ने लगता है। तो स्पीड का जो लिफ्ट है, जो उसका लिफ्टिंग फोर्स है, वो ग्रेविटी के फोर्स से कम हो जाता है, तो प्लेन उड़ जाता है। वैसे ही यहां पे देखो, ठीक है, स्टार्टिंग में प्लेन का वजन उसको नीचे खींचते जा रहा है, तो प्लेन भी नीचे आते जा रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे ना बेटा, तो AVC का तो यहां से ऊपर जा रहा है, बट ATC का यहां से ऊपर आना चालू होता है।
आप देखो इतना गैप है दोनों के ऊपर आने में, क्यों? क्योंकि अभी भी उसका वेट उसको नीचे खींच पा रहा था, बट आफ्टर दिस पॉइंट जहां पे मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करता है, अब उसका जो उड़ने का स्पीड है वो ज्यादा हो चुका है. मार्जिनल कॉस्ट इज योर हाफ एंड हाफ. यहां तक प्लेन का वजन ज्यादा है, यहां पे उसका लिफ्ट ज्यादा है. तो अब प्लेन में लिफ्ट ज्यादा आ गया तो प्लेन को उड़ना ही पड़ेगा. अब तक उसका वजन उसको नीचे रख रहा था, बट अब उसका वजन इतना, स्पीड इतना बढ़ चुका है कि वो प्लेन टेक ऑफ करेगा ही, वो प्लेन टेक ऑफ करेगा ही. इसीलिए बेटा जब हमारा एवीसी कर्व और एएफसी कर्व दिया रहता है, तब एएफसी के वजह से मेरा टोटल कॉस्ट गिरते जाता है अप टू अ पॉइंट जहां पे एमसी कर्व उसको कट करे. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है और फिक्स कॉस्ट कम प्रोपोर्शन में गिर रहा है. तो बिकॉज ऑफ दिस बेटा मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऊपर चले जाता है, मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऊपर चले जाता है. प्लेन का वजन पहले बहुत ज्यादा है और स्पीड बहुत कम, बट मार्जिनल कॉस्ट जब उसको कट करता है उसका वजन कम पड़ जाता है और स्पीड ज्यादा हो जाती है, इसलिए मेरा प्लेन जो है वो वजन और स्पीड में स्पीड को जिता देता है और वो ऊपर चढ़ जाता है. क्लियर? पक्का? हाँ बेटू बोल. हाँ दैट वाज नॉट अ गुड एग्जांपल, इसलिए मैंने चेंज किया. अच्छा बोल. नो, हाँ एवरेज टोटल कॉस्ट, यस. हितिक्षा वॉज एवीसी. नो, हितिक्षा वॉज एएफसी. हाँ हितिक्षा एवीसी. ठीक है, तो पहले मैं हितिक्षा से पतला था तो हितिक्षा मुझे खींच पा रही थी. हाँ, फिर मैं ज्यादा खाने लगा तो हितिक्षा मेरे से पतली हो गई, तो अब मैं हितिक्षा को मेरी तरफ खींच लिया. यस, रस्सी अब मेरी तरफ आ गई. ठीक है, स्टार्टिंग में एएफसी कर्व काफी धड़म से गिर रहा है. मतलब तू देखना, 1 का 100, 2 का 50, 3 का 33, 4 का 25, 5 का 20, 6 का 16, मतलब 6 यूनिट्स में यू केम फ्रॉम 100 टू 16. सिर्फ 6 यूनिट के अंदर तू 100 रुपए से 16 रुपए पे आ गया. बट फिर तू 10, 20 और 100 के बाद भी 1 रुपए पे पहुंचेगा. मतलब फ्रॉम 6th यूनिट टू 100th यूनिट तू 16 रुपए गिरेगा. और पहले के 6 यूनिट में तू 100, 50, 33, 25, 20, 16. It took you 6 units to come from 100 to 16. But it will take you 94 units to go from 16 to 1. समझा? इसलिए AFC जो है वो बाद में बहुत कम गिर रहा है, इतना नीचे नहीं खींच पा रहा है वो. हाँ, 150 सीधा 16 आ गया, मतलब 6 यूनिट के अंदर वो सीधा 16 रुपए पे आ गया. इट वेंट 84 रुपीज डाउन इन 6 यूनिट्स. It is going 16 rupees down in 94 units. हाँ, तो नीचे वो इतना खींच ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास इतना ब्रेथ आ नहीं रहा है. बट एवीसी जो है वो तो बढ़ते जा रहा है. तो एक पॉइंट के बाद वो एटीसी को ऊपर खींच लेता है. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस. फ्यू. ऑल राइट, समझा बच्चों ये सब? यस, ओके. चलो अब मार्जिनल कॉस्ट का देखते हैं. सो मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट. मतलब पर यूनिट जो मुझे कॉस्ट पड़ रहा है वो. सो मार्जिनल कॉस्ट बिहेव्स द सेम एज एवरेज टोटल कॉस्ट. बट सर एवरेज टोटल कॉस्ट तो ऐसे बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इतना स्टीपली क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज बेटा मार्जिनल कॉस्ट में हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है. एंड क्योंकि एएफसी इज वेरी स्मॉल अमाउंट नाउ, द मेजर इन्फ्लुएंस इज एवीसी. आर वी क्लियर? यस बच्चा. सो एमसी चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो U-shaped curve. AFC goes on diminishing with the increase in output, but it never becomes zero. Obviously, जैसे average product can never be zero, AFC can never be zero.
efficiency initially declines but later on goes on increasing. ATC initially decreases constant for a while and finally goes on increasing. क्यों? हमें पता है initially decreases and finally increases. क्यों? Because जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट गिरते जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते जाएगा. यस सर कैसे बेटा? एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, है ना. अगर MP धड़म से गिर रहा है तो MC भी धड़म से बढ़ेगा ना. धड़म से गिर रहा है तो MC धड़म से बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे आपका प्रोडक्ट स्टीपली डिक्लाइन हो रहा है, तो ज़्यादा प्रोडक्ट करने पे आपका कॉस्ट जो है वो स्टीपली इंक्रीज करेगा. वो क्यों करेगा बच्चा? फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, फॉर अ वेरी वेरी सिंपल रीज़न, एंड दैट इज़ कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू get the marginal product, okay, because it is becoming very very less, every next unit is very very less, I have to incur more and more cost just to get one more unit. Okay, चलो. हाँ बेटू, हाँ. The point at which ATC is minimum, it is equal to MC curve. मैंने आपको बताया था जैसे MC कर्व कट करेगा वो ऊपर बढ़ने लगेगा, है ना. मतलब मेरा टोटल कॉस्ट एंड मेरा मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट पे सेम हो जाता है. AFC curve is a rectangular hyperbola because AFC into quantity is always constant. ठीक है, AFC into quantity is always constant. मतलब क्या? यहाँ पे अगर एक यूनिट है तो इट विल बी 100, यहाँ पे 2 यूनिट है तो इट विल बी 50, 3 यूनिट है तो 33, 4 यूनिट्स है तो 25. सबका टोटल हमेशा 100 ही आएगा. 33.33 इंटू 3, 25 इंटू 4, 50 इंटू 2, 100 इंटू 1, 5 इंटू 20, 6 इंटू 16.67, ऐसा. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मतलब उसका आंसर सब सेम ही आएगा. आएगा आएगा. आर वी क्लियर? यस. अभी रिलेशनशिप कैसा है? AC अगर गिर रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, MC इज लेस देन AC. ऑब्वियसली MC नीचे होगा तो ही AC को नीचे खींचेगा ना. यस. व्हेन AC इज मिनिमम MC इज इक्वल टू AC. सर AC मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट ना. यस बेटा. सो MC कर्व कट्स AC कर्व एट इट्स मिनिमम. When AC increases, it increases because MC is greater than AC. Obviously, MC ऊपर जाएगा तो ही AC को ऊपर खींचेगा, है ना. Then average total cost and marginal cost. Initially both decline with increase in output. Then both are together at minimum. Then both are increasing. MC is more. When both are decreasing, MC is less. Okay. When AC is decreasing, MC may be decreasing or increasing. ठीक है. क्यों सर? ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? अरे मेरा बच्चा ये देख, यहाँ पे MC बढ़ने लगा है बट AC तो अभी भी गिर ही रहा है ना. जब तक वो कट नहीं करेगा AC गिरता रहेगा, फिर AC बढ़ता है ना. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि MC कैन बी फॉलिंग, MC कैन बी राइजिंग. एट दिस पॉइंट ये तो फॉल ही कर रहा है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मे बी डिक्रीजिंग, मे बी इंक्रीजिंग. व्हेन AC इज इंक्रीजिंग, MC मस्ट बी increasing. Okay, चलो let's talk about long run average cost curve. Now long run average cost curve में सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे करते हैं लोग, उसको ध्यान से देखो एंड समझो. ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेक श्योर यू पे अटेंशन टू इट. ऑल आइज ऑन बोर्ड. यूजुअली व्हेन वी आर डीलिंग विथ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, इन लॉन्ग रन एवरीथिंग इज वेरिएबल. यस. तो लॉन्ग रन इज फॉर्म्ड बाय अ एनवेलप of short run curves, an envelope of short run curves. So what it means is that Yash, if one plant you are putting, this will be the cost. If 2 then this, 3 then this, 4 then this, 5 then this, 6 then this. Not 6th plant, 7th plant, 5th plant. Okay, but at different sizes the output and the cost will differ. Output and the cost will differ. ओके मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कितना, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस में 10 गाड़ी लगाया तो कितना, 20 गाड़ी लगाया तो कितना, 100 गाड़ी लगाया तो कितना, उसका मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ. आप समझे?